जयतु भारतम। तो बंधुओं, 10-11 दिन बाद हम फिर आज आए हैं। इतना जो है कि लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। कुछ कार्यों में व्यस्त थे हम। जो है कि वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज शुरू की थी हमने। हालांकि ये बीच में रुक जाएगी, 5 के बाद तो रुकना ही, आप जानते हैं हम रुक रुक कर काम बड़ा करते हैं। फिलहाल ये 5 पूरी हो जाए तो दूसरी आज है वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व भूगोल की ये दूसरा व्याख्यान है विश्व भूगोल पर। पिछले में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे पृथ्वी का सब डायमेंशन समझाए थे, शेप साइज सब समझाए थे। फिर जो है कि अक्षांश देशांतर सब, समानांतर रेखा सभी सब समझाए थे, भूमध्य रेखा, और जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा, और जो है कि ध्रुव सब, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त सब समझाए थे। प्राइम मेरिडियन समझाए थे, टाइम जोन समझाए थे, जो है कि ग्रीनविच मीन टाइम समझाए थे, एंटी मेरिडियन समझाए थे, एंटी मेरिडियन जो 180 डिग्री वाला है, ये सब समझाए थे। और किन किन विश्व के देशों से होकर गुजरती है ये भी बताए थे आपको। 45 देश के नाम हम कंठस्थ करा दिए थे। जो है कि इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है, बीच बीच में बारंबार हर जगह पड़ेगी, इसलिए ज़रूरी थे चीज़ें। आज भी कुछ चीज़ों को हम बताने वाले हैं, जैसे महाद्वीप, द्वीप सब जानते हैं आप, हम जानते हैं कि आप जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते, और जो हम आपको बताना चाहते हैं वो भी आप नहीं जानते हैं कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। महाद्वीप, द्वीप, सागर, महासागर, खाड़ी, जो है कि जल संधि, स्थल संधि, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी, विषयों पर चर्चा होगी। और एक भ्रम आपका पढ़ाया जाता है, शुरू से हमें भी पढ़ाया गया भैया, महासागर कितने? 5 महासागर। 5 नहीं है, 4 हैं। वैसे तो है एक ही, लेकिन अलग अलग भागों में लोगों ने उसे समझ लिया है, बटा हुआ दिखता है वो, चूंकि महाद्वीपों से। आगे चर्चा हम करेंगे। फिर भी 5 नहीं है, 4 ही हैं। 5वां जो है वो प्रस्तावित है। 5वां जो है वो प्रस्तावित है कि भैया इसे भी दक्षिणी महासागर जो है 5वां महासागर, इसे भी महासागर का दर्जा दिया जाए, महासागर की मान्यता इसे भी प्राप्त हो। लेकिन अभी मान्यता मिली नहीं। मान्यता देता कौन है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन जो है, IHO, वो जब तक मान्यता इसे प्रदान नहीं करेगा तब तक दक्षिण महासागर महासागर नहीं है। 4 ही महासागर हैं, 5वां प्रस्तावित है। इस चीज को हम आगे समझेंगे। तो शुरू करेंगे पहले हम महाद्वीप से। महाद्वीप से भी पहले एक आपको हम जो है कि चर्चा शुरू करने से पहले एक सलाह देना चाहेंगे। इसे आप आग्रह समझिए, अनुरोध समझिए, निवेदन समझिए, या फिर आदेश मानिए, सलाह मानिए कि भैया जो ये वर्ड आप सुनते हैं ना, एटलास, इसको लिए बिना जो है कि यहाँ मत आइए। यहाँ माने हमारे चैनल पर मत आइए, हमारे चैनल में वर्ल्ड जियोग्राफी के क्लास में मत आइए। एटलास जो किताब है ये आपके लिए जो है कि शंख पुष्पी है, इसको लेना बड़ा आवश्यक है। और एटलास किताब का नाम, नक्शों की किताब का नाम जो एटलास है, ये किताब का नाम है नहीं, लेकिन लोग इसे मान लिए हैं किताब के नाम के रूप में। नक्शों की किताब का नाम, ये किताब का नाम नहीं है, एक ये देवता का नाम है और एक दैत्य का भी नाम है। पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कथाओं मतलब कहाँ की पौराणिक कथाएं? भारत की नहीं, यूनानी पौराणिक कथा में एक नाम आता है एटलस। क्या नाम आता है? एटलस। यही एटलस, हिंदी में जिसको ऐसे लिखते हैं। अब तो अंग्रेजी बाबू साहब इसको एटलास पढ़ने लगता है, लाश बना देता है इसको, क्योंकि जहाँ भी ए दिख गया आ लगाने की इनकी जो है कि आदत सी है एटलस। जैसे हमारे भैया एक बार हमसे प्रश्न पूछे कि
त्रिपिटका का होला हो बौद्ध धर्म में, त्रिपिटका मैंने त्रिपिटका नहीं त्रिपिटक, इसे कई लोग त्रिपिटक भी बोलते हैं। वो 3 पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म की, लेकिन जैसे आदत है अंग्रेजी में त्रिपिटका लिखा है, त्रिपिटका TRIPITAKA, ए आगे लगा दिया तो पिटका लगा देते हैं। जैसे अब जैसे एक है मिस्र, किसी जो है कि किसी का नाम हो, जैसे अवधेश मिश्र किसी का नाम है, लेकिन अंग्रेजिया में मिश्रा लिखते हैं, MISHRA, उनका आदत है ए लगा देना, तो लोग उसे भी मिश्रा पढ़ने लगे और ये नहीं जानते हैं कि हम ऐसा मिश्रा लिख कर बोल कर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना दे रहे हैं। मिश्रा, मिश्र में टाप प्रत्यय जुड़ता है तो मिश्रा बनता है, टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, तो मिश्रा स्त्रीलिंग है। जो स्त्रीलिंग जो हो वो महिला हो वो मिश्रा लगाए समझ में आता है, लेकिन पुरुष को मिश्र ही लगाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजिया में मिश्रा है, MISHRA, सभी लोग उसे मिश्रा ही बोलते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना देते हैं। वैसे ही एटलस को एटलास लाश बना देते हैं। खैर एटलस यूनानी देवता भी हैं और दैत्य भी हैं। देवता कैसे, दैत्य कैसे? पहले देवता थे, बाद में दैत्य प्रवृत्ति में आ गई। जैसे रामचरितमानस में भी कहते हैं द्विविध मयन धनी लनला अंगद गद विकटा सिद्ध मुख्य हरि निसठ सठ जाम मुंत बलरास। जो राम जी के सेना में जो ये सब योद्धा महायोद्धा जो थे, द्विविध, इनमें द्विविध और मयंद जो थे 2, ये बाद में इनमें आसुरी प्रवृत्ति आने लगी और बाद में ये असुर बन गए। तो देवता दैत्य, जैसे तो संत भाई राम जी के सेना में और सब जो है कि देवते लोग बानर का शरीर धारण करके आए थे। उनका कोई पुत्र कोई नाती, जैसे से बाली क्या कहते हैं इंद्र का पुत्र था, उसका बेटा अंगद इंद्र का नाती था, जो है कि सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। तो सब लोग जो है कि देवता के पुत्र नाती जो है कि पोते सब आए थे राम जी की सेवा के लिए, तो सब देवता ही मान सकते हैं और देवता से दैत्य बन गए। तो ये एटलस भी देवता था यूनानी पौराणिक कथाओं में और दैत्यवाद में बन गया। कहा जाता है यूनानी पौराणिक कथाओं में कि स्वर्ग जिन खंभों पर खड़ी है, स्वर्ग जिन खंभों पर खड़ा है उन खंभों का संरक्षक ये था एटलस। एटलस देवता है, बहुत प्रसिद्ध देवता, ये उन खंभों के रक्षक थे। स्वर्ग जिन खंभों पर स्थिर है, ये हम क्या लिख रहे हैं, संभ लिख रहे हैं का भैया, हाँ, खंभों, जिन खंभों पर स्थिर है, इन खंभों का संरक्षक कौन था, रक्षक कौन था, रक्षा करने वाला कौन देवता था? एटलस, ये देवता थे। ऐसा भी कई जगह बात मिलता है, चर्चा मिलती है कि एक बार एटलस ने पूरे विश्व को अपने कंधे पर उठा लिया, अपने कंधों पर उठा लिया। एटलस नाम के देवता ने पूरे विश्व को अपने कंधे पर उठा लिया, लेकिन धीरे धीरे इनमें आसुरी प्रवृत्ति आने लगी, अभिमान बढ़ने लगा और ये दैत्य बन गया और एक बार ईश्वर से युद्ध करने को उद्यत हुए। ईश्वर से युद्ध करने को उद्यत हुए तो उन्हें श्राप मिला कि तुम पर्वत बन जाओ, पहाड़ बन जाओ। तो ये श्रापवश एटलस जो है महोदय, ये पहाड़ बन गए, पर्वत बन गए। आज भी अफ्रीका में एटलस नाम का एक पहाड़ है जिसकी लोग पूजा करते हैं और उनकी ऐसी मान्यता वहाँ के लोगों की है कि इसी एटलस, इसी पर्वत पर पूरा विश्व टिका हुआ है। इसी एटलस पर पूरा विश्व टिका हुआ है। जैसे हम लोग की मान्यता यहाँ पर है कि शिव जी के त्रिशूल पर ये काशी वाराणसी टिका हुआ है, यहाँ अभी हम हैं वर्तमान में। तो उनकी भी मान्यता है कि जो है कि जिसे शेषनाग के फन पे जो है कि पूरी धरती टिकी हुई है, उनकी भी मान्यता है कि अफ्रीका में लोगों की कि यही पर्वत जो है, इसी पर्वत पर पूरा विश्व टिका हुआ है, एटलस नाम का पर्वत। अब ये एटलस नाम के देवता या दैत्य एटलस नाम की किताब में परिवर्तित कैसे हुए? तो 1512 में एक भूगोल वेता है, भूगोल वैज्ञानी हैं, भूवैज्ञानी, नाम था उनका जॉन मार्केटर। 1512 में इनका जन्म हुआ और 1596 तक इनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर रहा, माने जीते रहे।
तो जॉन मर्केटर ने सबसे पहले नक्शों की एक किताब बनाई, मानचित्रों की एक पुस्तक बनाई, और उसमें एक चित्र दिखाया कि पूरी पृथ्वी है और उसको एक आदमी ने, एक दैत्य ने अपने कंधों पर धारण किए हैं। आप भी कभी पुरानी किताब देखे होंगे ऐसी, कभी चित्र कोई देखे होंगे उसके कवर पर, छोटे पर, जब छोटे होंगे तो ये ऐसे धरती, गोल धरती है और एक दैत्य ने अपने जो है कंधों पर ऐसे उसको धारण किए हुए है। ऐसे कभी किसी बुक के कवर पर, एटलस बुक के कवर पर छोटे जब बच्चे होंगे तो कहीं आपने देखा होगा, चाहे कहीं भी चित्र ऐसा देखा होगा। वो सबसे पहले चित्र जॉन मर्केटर ने अपने मानचित्रों की पुस्तक के कवर पेज पर लगाई और उस चित्र के नीचे लिखा एटलस, दैत्य पूरे विश्व को धारण किए हुए हैं। वही कि एटलस ने अपने कंधों पर पूरे विश्व को धारण किया हुआ है, ऐसी मान्यता यूनानी पौराणिक कथाओं में ऐसी बातें मिलती थी। तो इन्होंने भी अपने जो है कि नक्शे की पुस्तक के फ्रंट कवर पेज पर जो है कि ये दिखाया चित्र और लिख दिया एटलस कि यही वो एटलस हैं। और तब से जितनी भविष्य में किताबें आईं सब में इनका प्रयोग होने लगा और धीरे धीरे इसका नाम एटलस लोग जानने लगे, नक्शों की किताब के ही रूप में। जो एक देवता का नाम था, जो एक दैत्य का नाम था, जो एक पौराणिक कथाओं का एक पात्र था, उसको लोगों ने किताबों के नाम के रूप में स्वीकार कर ली, किताब के नाम के रूप में स्वीकार कर लिया। और आज के समय में किसी से भी कहिए एटलस तो वो यही समझेंगे, यही बोलेंगे, यही जानेंगे, यही बताएंगे कि भैया ये नक्शों की किताब का नाम है जिसमें केवल नक्शे रहते हैं, ऐसी किताब। तो ये है एटलस। तो इस एटलस को आपको अपने पास रखना है, जो है कि प्राण के समान इस एटलस को समझना है अगर आप विश्व भूगोल पढ़ने आए हैं तो। आगे बढ़े हम। एटलस की कहानी आप जान चुके। कहानी शायद आपके लिए नई थी, नहीं होगी, फिर भी जो है कि ये अच्छी बात थी, आपको हम बता दिए। अब एटलस, भैया तुम चले जाओ। हाँ, तो एटलस की किताब अपने पास रखिए। इस कक्षा में उतनी आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी, तो अगली कक्षा में, जब हम अगली कक्षा से उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल जब आपको पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, 3 कक्षाएं उसी पर लेंगे, 3 लेक्चर, 3 व्याख्यान केवल इसके बाद जो आने वाले होंगे वो उत्तर अमेरिका के भौतिक भूगोल पर होंगे। तो उत्तर अमेरिका के भौतिक भूगोल पर हम 3 लेक्चर लेंगे और उसमें एटलस की बहुत महती आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो है कि हमारे पास आप जान रहे हैं स्मार्ट बोर्ड है नहीं, और होता भी तब भी आपके लिए बहुत आवश्यक है कि एटलस लें और खुद से थोड़ा प्रयास करें, अभ्यास करें, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक होगा। जीवन भर बैसाखी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहिए। खुद आप कुछ से कार्य करिए, खुद हम करेंगे कुछ। तो आगे बढ़े हम बताने वाले थे महाद्वीप। सब कुछ आप चाहें कि हम ये सब बता दें, बोर्ड पर सब चीज़ हो जाए, हमको कुछ एक्स्ट्रा करना ना पड़े, ये गलत बात है। खुद से भी प्रयास करिए, इससे आप कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे आप एक कहानी आपको हम सुना देते हैं। जैसे एक तितली, जैसे एक अंडा, तितली से अंडा आया, अंडा लार्वा बना, जानते हैं शर्मा जी, जानते हैं कि नहीं? वो लार्वा बना, लार्वा से फिर जो है कि वो एक बड़े खोल थैले में पुप्पा में आया। तो एक जो है कि थे बॉटनी के स्टूडेंट, वो देखना चाहते हैं कि इस पुप्पा से कैसे ये तितली निकलती है, मैं इसे देखते रहूँगा। दिन भर देख रहे हैं, पूरा 10-12 घंटा बीत गया। वो देख रहे हैं कि बार बार वो तितली निकलने का प्रयास कर रही है उस पुप्पा से, लेकिन निकल नहीं पा रही है। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 10 बज गए, 12 घंटे हो गए। इन्होंने सोचा कि इतना प्रयास कर रही है, इतना मेहनत कर रही है निकलने का, नहीं निकल पा रही, हम इसकी कुछ सहायता करें। तो उन्होंने उस पुप्पा के किनारे किनारे थोड़ा सा कट कर दिया। इसे पुप्पा में है तितली और निकलना चाह रही है ऊपर, नहीं निकल पा रही थी। इन्होंने यहाँ पर कट लगाया, यहाँ पर कट लगाया, कट कर दिया कि अब इसकी सहायता हम कर दें, ये निकल जाएगी आसानी से। ये तितली निकल गई आसानी से, इसका सर निकल गया, ये निकल गई। लेकिन निकली तो बड़ी कमज़ोर अवस्था में थी, लग रहा था कि अब मर जाएगी। उन्होंने सोचा कि बड़ी कमज़ोर है, कहीं किसी जंतु का शिकार ना हो जाए, जीव का शिकार ना हो जाए, किसी के पैरों तले दब ना जाए। तो इसको उड़ नहीं पा रही थी,
इसको एक जार में रखा शीशे की, और उसमें बढ़िया से ऑक्सीजन का सब व्यवस्था किया, खोला छोड़ा थोड़ा जगह कि ऑक्सीजन जाएगा, बची रहेगी, और इसे हम ले जाकर देखते हैं कब ये उड़ना शुरू करती है। ले गए, लेकिन धीरे धीरे देखा कि कुछ इसमें जो है कि गति ही नहीं है, मोशनलेस हो गई है, एकदम निर्जीव सी पड़ी है। तो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, पूछा कि भैया ये तितली ऐसी ऐसी घटना, ऐसी ऐसी बातें हुई, हम सुबह से देख रहे थे और देखा कि निकलने में बहुत इसको मेहनत लग रहा है, इसकी मेहनत थोड़ी हम आसान कर दें, कट कर दिए हम, ये निकल गई, लेकिन अब कुछ हरकत नहीं कर रही है, क्या हुआ? उसने बताया दोस्त ने कि वो मर गई है, उसकी जान ले ली तुमने। हमने ले ली? कैसे ले ली? प्रकृति ने देखो बनाया उसको, पहले वो अंडा, उससे लार्वा बना, फिर जो है कि पुप्पा में वो आया। क्यों ऐसा प्रकृति ने इस पुप्पा में क्यों रखा इसको, इस खोल में, थैली में क्यों रखा? क्योंकि प्रकृति चाहती थी कि अपने अंग प्रत्यंग का प्रयोग करके इस पुप्पा को विदीर्ण कर इससे बाहर निकले, और इस संघर्ष में ये शक्तिशाली हो, इसके अंग प्रत्यंग सब शक्तिशाली हों, इतने विकसित हो जाएं कि ये उड़ने लगे, ये बाहर के वातावरण में जो है कि सरवाइव कर पाए। लेकिन तुमने उसके काम को आसान कर दिया कट करके। अब जितना संघर्ष करके वो निकलती तो उसका शरीर मजबूत होता, और उतना उसका शरीर मजबूत हो नहीं पाया, वो आसानी से निकल गई। और बाहर का वातावरण ऐसा था कि उस जैसे कमज़ोर शरीर को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, और वो सर्वाइव नहीं कर पाई और वो मर गई, उसकी जान तुमने ले ली। तो यही बात थोड़ा आप दिमाग लगाइए। अगर सब आपको बताता चला जाए, कोई समझाता चला जाए, छोटी से छोटी बात भी आपको कुछ ना करना पड़े, फिर आप इस तितली की तरह कमज़ोर हुए कि नहीं? फिर आप जो है कि कंपटीशन का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है चारों तरफ, उसमें सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही हमने कमज़ोर बना दिया है, सब चीज़ सहूलियत प्रदान कर। तो इसलिए आप कुछ खुद से मेहनत करें, कुछ हम मेहनत करेंगे। हम चाहे पूरा नक्शा विश्व का मानचित्र बोर्ड पर बना के आपको पढ़ा दें सब चीज़, जिसे विश्व जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर ले रहे थे उसमें हमने किया भी था कुछ तो पढ़ा दें, लेकिन उससे लाभ आपको नहीं होगा। आपको लाभ होगा एटलस आप खरीदिए, जो है कि ऑक्सफोर्ड की एटलस ले लीजिए, स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड की, जो है कि ये एटलस कहाँ बुक इधर रखे थे ना भैया, हाँ ये एटलस है, स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड की, ये आप ले लीजिए। अगली कक्षा से इसकी महती आवश्यकता पड़ेगी, जो है कि, और आज की कक्षा में जो है कि हम आगे बढ़ें। तो महाद्वीप देखें, आप जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जानते हैं कि नहीं है? जानते हैं भैया, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन? आपसे पूछा जाए आप तुरंत बताएंगे खटक से। सबसे बड़ा का एशिया, उससे छोटका, इससे एशिया से छोटा कौन सा है शर्मा जी? एशिया के बाद यूरोप, अफ्रीका। हाँ, तो एशिया के बाद अफ्रीका। बताइए, हम जानते थे कि सब लोग जानते होंगे, लेकिन आप प्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, तो आपको नहीं पता, हम समझ गए किसी को पता नहीं होगा। अफ्रीका से छोटा कौन सा है? यूरोप। फिर से यूरोप पर अटक गए हैं। अरे मानते हैं कि पूरा वो राज्य किया उसने जो है कि विश्व पर, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबसे बड़ा होगा। माना कि किस्मत ने हरा दिया है मेरे दोस्त, पर इतने भी तो गुनहगार नहीं हैं हम। मर न सकें एक सिपाही की, फौजी की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं हैं हम? खैर, जो है कि एशिया, अफ्रीका के बाद कौन है तीसरे नंबर पर? बोलिए, कुछ बोले थे आप थोड़ी देर पहले। यूरोप से के बाद बोले कुछ आप। अमेरिका में कौन? अमेरिका एगो उत्तरी अमेरिका, एगो दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। महाद्वीप की बात कर रहे हैं ना। अमेरिका तो कौन महाद्वीप है नहीं। उत्तरी अमेरिका। हाँ, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर। इसको एन अमेरिका लिखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, समझ जाएंगे। चाहे हिंदी में लिखो भैया, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, हमें कुछ नहीं आता लेकिन हिंदी तो आता। कल हिंदी दिवस है,
आज 13 तारीख को ये रिकॉर्ड तो हो रही है लेक्चर, लेकिन हमें बहुत कम उम्मीद है कि आज अपलोड हो सकेगी, लेकिन कल तो पक्का अपलोड हो जाएगा। जो है कि देखिए कल 14 सितंबर हिंदी दिवस है, और कल जो है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बहुत ही जो है कि महान पुरातत्वविद आ रहे हैं व्याख्यान देने, शिंदे साहब। 5 सेकंड के लिए लाइनिंग आ जाती है। लाइनिंग आ जा रही है भैया, इसमें जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइनिंग बीच में आ रही है, इसको हम थोड़ा रोकेंगे पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत। हाँ तो प्रॉब्लम शायद दूर हो गया, समस्या। हम क्या कह रहे थे, हाँ प्रोफेसर वसंत शिंदे जी जो है मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं कल डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री BHU के रसायन विभाग में SS जोशी हॉल में आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध पुरातत्वविद, राखी गढ़ी जो एक्सकेवेशन हुआ अभी फिलहाल में, जहाँ से जो स्केलेटन मिला उस पर DNA रिसर्च हुआ, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। 5 साल तक 2011 से 2016 तक वो राखी गढ़ी में खुदाई जो हो रही थी उसके हेड थे, डायरेक्टर थे। राखी गढ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट जो पूरी है, राखी गढ़ी अनुसंधान परियोजना, उसके जो है कि डायरेक्टर रह चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, 1980 से 90 के बीच में भी उन्होंने बहुत सारे एक्सकेवेशन किए थे। तो बहुत प्रसिद्ध पुरातत्व हैं विद हैं, वो आ रहे हैं, उन्हें सुनने जाना चाहिए। तो जितने लोग वाराणसी में हैं, अगर हमें देख रहे हैं, वैसे कौन ही देख रहा होगा, जो है कि 10-12 लोग जो भी देखें, तो आपसे आग्रह है कि आप एक बार जाइएगा जरूर, उन्हें सुनना चाहिए। जो है कि इस थियरी पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था, जो मार्टिनर व्हीलर का जो थियरी जो था कि आर्य विदेशी मूल के हैं, इस पर भी बाहर साइंस पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया और बताने का प्रयास किया कि नहीं, ऐसा नहीं, वो जो है कि भारतीय ही थे। खैर ये सब तो दूसरी बातें। हम कहाँ पर हम इधर थे, उत्तरी अमेरिका। क्या हुआ, फिर से आ रहा है? अब ऐसे ही आने दीजिए, लाइनिंग वाइनिंग अब आ रहा, देखिए अब पता ना क्या गड़बड़ी, हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब आप ऐसे ही देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये दिख रहा है, बीच में थोड़ा बहुत आ रहा है, हल्का फुल्का आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। उत्तरी अमेरिका, इसके बाद कौन सा है शर्मा जी, चौथा नंबर पर, इससे उत्तरी अमेरिका से छोटा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। फिर 5वां नंबर पर कौन है? यूरोप से बड़ा आपको मोहब्बत है, बार बार जब पूछ रहे हैं यूरोप का नाम आपके मुंह पर आ जा रहा है, जो वहाँ पर जो है कि यूरोप 6वां नंबर पर है भैया। इसके बाद अब बोलिएगा जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका नीचे दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका, अंग्रेजी में लिख दिए, बहुत बड़ा का गलती हो गया, हिंदी में लिखिए अंटार्कटिका। ठीक, 6वां नंबर पर जो है, 6वां नंबर पर जो है आपका प्यारा सा यूरोप, जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं शर्मा जी, यूरोप। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, जो कि है ओशिनिया। इसकी कहानी हम बता चुके हैं बहुत पहले, जब मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में ही, ओशिनिया। लेकिन अब चूंकि 95% हिस्सा इसका ऑस्ट्रेलिया ही ऑक्यूपाई करता है, और बाकी ओशिनिया के जो बाकी द्वीप सब हैं, समूह बड़े दूर दूर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को लोग मानते हैं भैया, अधिकतर 95% हिस्सा यही ऑक्यूपाई किया। मुख्य भूमि तो ऑस्ट्रेलिया ही दिखती है, जो दिखती है नक्शे में, बाकी सब तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, सब बहुत दूर दूर। तो इसलिए लोगों ने मान लिया कि भैया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को घोषित भी कर दिया वही महाद्वीप भैया ओशिनिया। खैर ये 7 महाद्वीप आप कहें तो हम विश्व मानचित्र पर दिखा दें शर्मा जी? अवश्य। ठीक है, बिल्कुल। ये आपका सामने विश्व मानचित्र हाजिर है। ये नीचे बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, अच्छा चलिए इसी में बता देते हैं, इतना पर्याप्त होगा। चाहे इसको मिटा कर बता देते हैं, कितना में हो जाएगा, प्रयास करते हैं छोटे में। चलिए ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका।
ठीक। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब जो है कि यूरोप और अफ्रीका भी बना देते हैं। अफ्रीका और ये रहा आपका यूरोप। अभी भी लाइनिंग आ रहा है शर्मा जी? ठीक है। जो है कि और अब हम बना देते हैं आपका जो है कि एशिया। ये रहा एशिया। ठीक, कितना हो गया? 2 2 4 1 5। और नीचे है आपका अंटार्कटिका और जो है कि दिखेगा कि नहीं बाद में, 1 मिनट ऊपर थोड़ा कर दें। नीचे आपका अंटार्कटिका और जो है कि यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा चौड़ा होगा और ठीक है। तो ये आपके 7 महाद्वीप हैं। मानचित्र उतना बढ़िया बना नहीं है आज, फिर भी आप समझ जाइए। और एटलस की बुक आपके पास होगी, पुस्तक होगी तो आप बढ़िया से उसमें देख भी लेंगे। खैर, ये 7 शर्मा जी 7 महाद्वीप, सबसे बड़का एशिया, इससे छोटका अफ्रीका। अफ्रीका दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक यहाँ पर ग्रीनलैंड भी छूट गया है। ये द्वीप है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनिश का शासन यहाँ पर मतलब राज्य है, उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका ई है। दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, यूरोप, अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका यहाँ थोड़ा बड़ा है, अब नीचे उतना जगह था नहीं, इसलिए हम जो है कि इसे दिखाए हैं, लंबा सा है। इसके बाद जो है आपका यूरोप पड़ता है। यूरोप थोड़ा छोटा है लेकिन नक्शे में थोड़ा बड़ा हो गया है, जो है कि इतना बड़ा हमें बनाना नहीं चाहिए था पर हो गया, आप क्या करिएगा, छोटा है इसी थोड़ा। फिर इसी में इंग्लैंड बाहर है, यहाँ पर इंग्लैंड जो है यूरोप में ये बाहर थोड़ा सा है। जो ब्रिटिश आइल्स है द्वीप समूह, इसी में यहाँ पर है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, सबको सब कहानी बताए थे हम ये सब। तो जो है कि यूरोप के बाद सबसे छोटा ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया। कई इसके द्वीप सब हैं, यहाँ पर किरीबाटी पड़ जाता है जो है कि। अब देखिएगा ये जो विश्व मानचित्र आपका है न, जो धरती तो भैया हम मान लिए उसको गोला मान लीजिए, जियोइड सब को इससे है गोला मान लिए, लेकिन ग्लोब को देखिए तो ग्लोब को हमने इसे मान लीजिए कि पीछे से इसे फाड़ा और फिर ऐसे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो जो है कि पीछे वाले हिस्से में एज्यूम करिए, पीछे वाले हिस्से में पूरा प्रशांत महासागर है, लेकिन जब हमने फाड़ा तो प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा इधर आया, आधा हिस्सा इधर आया। तो ये आपका एशिया का भी इधर का थोड़ा सा हिस्सा जो आपको आप देखेंगे विश्व मानचित्र, तो इधर कनेक्टेड दिखाता है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर दिखाता है इसे कनेक्टेड। यहाँ पर भी एशिया दिखाता है, एशिया का हिस्सा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी का खेल है, वही खेल है। इसे धरती तो गोल है, इसे उसको हमने फाड़ा है तो कुछ हिस्सा इधर नक्शे में दिखता है और कुछ हिस्सा इधर दिखता है। तो जो है कि यहाँ पर भी एशिया है और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली एक जल संधि है, बेरिंग की जल संधि, या हम आगे बताएंगे आपको जल संधि क्या होती है, स्थल संधि क्या होती है। शर्मा जी थोड़ा जगिए, अपने आप को जगाइए और आगे देखिए क्या कहते हैं।
तो ये 7 महाद्वीप हैं बंधु। सब फिर से एक बार रिकॉल करिएगा। सबसे बड़का एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका भी थोड़ा नक्शे में छोटा हो गया, इसको बड़ा बनाना था हमें, नहीं छोटा हो गया, अब गलती से क्या करिएगा, इसलिए कहते हैं एटलस अपने पास रखिएगा। हाँ, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका नीचवा वाला, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद ओशिनिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया कहिए जो भी कहिए। तो ये 7 महाद्वीप हैं, लेकिन पहले धारणा ऐसी नहीं थी। पहले लोग जानते थे कि 3 ही महाद्वीप हैं, 3 ही हैं। कौन कौन? एक यूरोप है, एक एशिया है, जिसको एशिया का जिसको राइजिंग सन का देश बोला जाता है, जहाँ पर सूर्योदय होता है, और यूरोप जिसको बोला जाता है सूर्यास्त का देश, द्वीप महाद्वीप है, कंटिनेंट ऑफ सन साइट सेट सनसेट, और एक अफ्रीका है नीचे। ये 3 ही महाद्वीप लोग जानते थे कि 3 ही महाद्वीप हैं, और धरती चपटी है, धरती चपटी है, और ये बस 3 ही महाद्वीप हैं। लेकिन बाद में जैसे कि हमने आपको विश्व इतिहास, आधुनिक इतिहास जब पढ़ाया, उसमें विश्व इतिहास के भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा हमने की, तो आपको बताया था कैसे कैसे उत्तरी अमेरिका की खोज हुई। जो है कि यहाँ पुर्तगाल से जो है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पहले पुर्तगाल के राजा के पास गया कि भैया हमको जहाज दीजिए, हमको भारत खोजने जाना है। इसने भगा दिया। जब पूछा मार्ग किधर से जाओगे, ये कहा कि इधर जाएंगे हम पश्चिम में। कहा कि भारत तो पूरब में, पश्चिम में जाकर क्या करोगे? नहीं, हमारे पास बहुत प्राचीन नक्शा है। भगा, वही पागल है। कहानी आपको बताए थे सब। फिर यहाँ से भागा, स्पेन के राजा के पास गया, स्पेन यहाँ, तो वहीं वहाँ पर भी वही कहानी सुनाई, उसने भी भगाया, लेकिन रानी ने देख लिया और जो है कि रानी से बात किया, समझाया, रानी जो है कि प्रभावित हुई, फिर राजा को समझाई, राजा ने जहाज दे दिया और क्रिस्टोफर कोलंबस निकल गया। बोल दीजिए अगर लेना हो तो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उधर बोल रहे। तो खैर हम कहाँ हैं, तो क्रिस्टोफर कोलंबस फिर स्पेन के राजा द्वारा दिए गए जहाज से गया और इधर खोज दिया। ये जो है कि अपना समझ रहा था कि हम भारत खोजे हैं, तो ये कहा कि यहाँ तक पहुँच गया, कैरेबियन आइलैंड इसको बोलते हैं। तो कहा कि हम भारत खोज दिए, हम भारत खोज दिए। बाद में पता चला भारत तो इधर ही है, ये कौन भारत खोजा है? कहा कि पश्चिम में गए ना, तो पश्चिम वाला भारत है, तो इसलिए नाम पड़ गया पश्चिम से, वेस्ट से वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडीज, तो इनका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। इसी में क्यूबा द्वीप, क्यूबा द्वीप है, क्यूबा जो द्वीप, जो देश भी है, विश्व का सबसे साक्षर देश है, 99.8% यहाँ की साक्षरता है। खैर, तो ये यहाँ पर वेस्ट इंडीज खोज दिया। बाद में अमेरिको वेस्पूची आया, तो वो और आगे बढ़ा और उसने उत्तरी अमेरिका खोज दिया। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा अमेरिका, अमेरिको से अमेरिका पड़ा। बाद में पता चला नीचे भी एगो है, तो कहा तब ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो भूमि मिली, कहा गया ये तुम नया विश्व है, ये तो हम पहले जानते ही नहीं थे इसके विषय में, तो इसे कहा नए विश्व की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। इसलिए उत्तरी अमेरिका की जब भी दक्षिणी अमेरिका की चर्चा आए तो आप उससे हम कहते हैं भैया न्यू वर्ल्ड है, ये नया विश्व है। तो नए विश्व के द्वीप आए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। फिर बाद में जो है कि ओशिनिया भी ये आ गया, और फिर अंटार्कटिका भी नीचे वाला आ गया। तो इस तरह से 7 महाद्वीप आपके बने। अब महाद्वीप है क्या, परिभाषा इसकी, शर्मा जी, महाद्वीप है क्या? जल से बड़े भूखंड, बहुत बड़े भूखंड, विशाल भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरे हों, वो महाद्वीप। लिख लीजिएगा, बड़े विशाल भूखंड, विशाल भूखंड, परम विशाल, महाविशाल भूखंड जो चारों ओर से, चहुं ओर से जल से घिरे हों, वो महाद्वीप हैं। महाद्वीप 7 हैं, 7 का नाम याद रख लिए, सीक्वेंस में याद रख लिए, नक्शे में देख लिए किधर किधर क्या क्या है। और बढ़िया से देखने के लिए आप एक बार एटलस बुक देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप देख लीजिएगा। अब जो है कि
हम आगे क्या, हाँ द्वीप। अब महाद्वीप के बाद आते हैं द्वीप। तो ये विशाल भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरे हों, छोटे भूखंड जो जल चारों ओर से जल से घिरे हों, उन्हें क्या कहेंगे हम? द्वीप। शर्मा जी, द्वीप क्या है? द्वीप की परिभाषा, छोटे भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरे हों वो द्वीप हैं। द्वीप तो भैया लाखों द्वीप हैं, तो उन सबको याद करना संभव है नहीं। महाद्वीप बस आते ही थे तो याद करना संभव था, लेकिन द्वीप तो लाखों हैं। तो जब सब याद करना संभव नहीं तो उसमें जो परम प्रसिद्ध प्रमुख हैं उनको याद कर लिया जाए। तो कौन कौन से हैं? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइएगा, सबसे बड़ा आइलैंड। अंग्रेजी में आइलैंड बोला जाता है द्वीप को, महाद्वीप को कंटिनेंट। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऊपरा जो नहीं बनाए हैं ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड को हिंदी में हरी भूमि मत बोलिएगा, हरा मैदान मत बोलिएगा। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड नाम का जो है कि ट्रांसलेशन नहीं होता, जो है कि तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप, एक नंबर पर ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर पर आता है, लिख लीजिएगा, न्यू गिनी। न्यू गिनी, न्यू गिनी। तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो। शर्मा जी, बोर्नियो। चौथे नंबर पर आता है मैडागास्कर। मैडागास्कर, ठीक है। ये चार याद रखिए प्रसिद्ध द्वीप, बड़े द्वीप, ठीक। महाद्वीप द्वीप हो गया। आगे बढ़ें, महासागर पर आते हैं बंधुओं, महासागर पर आते हैं। महासागर क्या है? शर्मा जी, महासागर क्या है? महासागर की परिभाषा बताइए। महासागर क्या है? पृथ्वी पर बड़े जलीय आवरण, पृथ्वी के स्थल पर बड़े जलीय आवरण जो महाद्वीपों से विभाजित दिखते हों, दिखते हैं नहीं शर्मा जी? दिखते हैं नहीं? अब दिखते हैं नहीं का क्या मतलब? जलाशय तो एक ही है। जलाशय पूरे विश्व में, पूरे धरती, पहले पूरा धरती जलमग्न था, तो पूरी धरती पर तो जलाशय तो एक ही है। लेकिन ये जो भूखंड हैं, इन भूखंडों से जलाशय विभाजित दिखते हैं। चारों ओर जलाशय, पूरा जलाशय जलाशय, यहाँ भी जलाशय, सब पूरा सागर, पानी पानी चारों ओर है। लेकिन बीच में, पानी में बीच में ये भूखंड आ गए। जैसे कोई तालाब हो, आप उसमें 4-5 किताब फेंक दें। जैसे ये एक तालाब है, एक तालाब है, इसमें यहाँ एक किताब फेंकें, यहाँ एक किताब फेंकें, तो इन दोनों किताबों से ये जो जलाशय है 3 खंडों में विभाजित दिख रहा है। एक ये बीच वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला दिख रहा है, लेकिन है नहीं। जलाशय तो एक ही है, बाद में ही आया है सब। उसी तरह पूरी पृथ्वी तो जलमग्न थी, बाद में आया सब। तो हमने इसलिए कहा कि चलिए वो जलीय आवरण, बड़े जलीय आवरण जो है कि जो महाद्वीपों से विभाजित दिखते हो वो महासागर हैं। बड़े जलीय आवरण, पृथ्वी सतह पर बड़े बड़े जलीय आवरण जो महाद्वीपों से विभाजित दिखते हो वो महासागर हैं। महासागर कितने हैं? तो पहले महासागर 3 ही थे। शर्मा जी, पहले महासागर कितने थे? 3। एक आपका ये बीच वाला जो दिख रहा है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा हम बता चुके हैं, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और इधर नीचे ये वाला हिंद महासागर।
हिंद महासागर। तो पहले माना जाता था कि ये 3 ही महासागर हैं, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर। लेकिन बाद में थोड़ा रिसर्च हुआ तो कहा गया कि भैया ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ऊपर से लेकर ऊपर से नीचे तक पूरा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, ये जो बीच में ये सागर दिखता था, इस सबको अटलांटिक महासागर माना जाता था। लेकिन बाद में कहा गया कि ये ऊपर वाला जो दिख रहा है सागर का पानी, ऊपर वाला जो पानी दिख रहा है, ये पानी तो जमा हुआ है, इस पानी से अलग है, बर्फीला है, जमा हुआ है, टेम्परेचर वहाँ बहुत कम है, ठंडी है, बर्फीली जगह है, ये पानी तो कुछ यहाँ से अलग दिख रहा है, तो इसलिए इसका हम अलग नाम रख दें। इसका क्या नाम रख दिया? आर्कटिक। क्या कहते हैं? आर्कटिक। आर्कटिक, शर्मा जी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक जो शब्द है ये आर्कटुस से आया है, आर्कटुस से। आर्कटुस का क्या मतलब होता है? आर्कटुस का मतलब उत्तर दिशा की ओर जो निर्देशित करता हो, उत्तर दिशा की ओर निर्देशित करने वाला आर्कटुस। चूंकि ये उत्तर दिशा का है, उत्तर है, उत्तर में है ये महासागर, इसलिए इसका आर्कटुस से नाम पड़ा आर्कटिक। तो आर्कटिक महासागर हो गया, समझें? तो ये चौथा महासागर हो गया। फिर थोड़ा और आगे जमाना गया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया जैसे ये पानी अलग दिखता था वैसे ये भी तो नीचे वाला पानी अलग दिखता है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे। अक्षांश तो देशांतर सब आपको सब बता चुके हैं हम, जो है कि पहला वीडियो आप देखिएगा, बहुत सारी जानकारी है एक ही वीडियो में, एकदम कंटिन्यू 2 घंटे 20 मिनट का लेक्चर है, कहीं बीच में रुके नहीं हैं, आप देखिएगा एक बार जाके, बहुत सारी चीज़ें उसमें जानने को मिलेंगी। तो नीचे वाला ये जो पानी है ये भी तो अलग दिख रहा है, तो इसको भी अलग महासागर का नाम दे। तो प्रस्तावित, ये प्रस्ताव रखा गया कि इसका नाम हम रखें दक्षिणी महासागर। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे वाला, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में जो पानी है इसका नाम रखा जाए दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। लेकिन ये अभी बस प्रस्तावित है, 5वां महासागर दक्षिणी महासागर, साउथर्न ओशियन, ये बस प्रस्तावित है, इसको अभी मान्यता मिली नहीं। मान्यता कौन देता है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन। ग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट में IHO बोल सकते हैं, ठीक? तो IHO मान्यता देगा तब ये माना जाएगा कि हाँ 5वां महासागर है। खैर हम आगे बढ़ें, महासागर समझ लिए। अब जैसे छोटा वाला द्वीप था वैसे इसमें भी छोटा वाला सागर होगा। तो सागर भी बहुत सारे, सबको याद करना कठिन है। तो कुछ जैसे इधर अरब सागर हमारा है, अरब सागर हिंद महासागर की ही एक भुजा है। सागर क्या है? महासागर की भुजा है जो महाद्वीप की ओर विस्तारित दिखती है। जैसे थोड़ा मिटाएंगे हम, जैसे ये मान लीजिए ऊपर वाला पूरा महाद्वीप है, मार्कर कहीं नहीं चल रहा, हाँ महाद्वीप है, और नीचे पूरा जो है कि महासागर है, सागर है। तो सागर में लहरें होती हैं, लहरें बार बार उठेंगी और इसको, इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगी, इसको काटने का प्रयास करेंगी। तो ये धीरे धीरे कटते कटते जो है कि ये अंदर तक जाएगा और ये एक बड़ा सा ऐसे जगह है आपका आ जाएगा और यहाँ सागर प्रवेश कर जाएगा, पानी यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा। ये जो पानी यहाँ प्रवेश कर गया ये है सागर, महासागर की ही एक भुजा है जो महाद्वीप की ओर विस्तारित है, महाद्वीप की ओर विस्तारित है। और इसे अगर छोटा सा काट दे, छोटा सा थोड़ा काट दे तो इसको हम बोल देते हैं खाड़ी। अब ये भी कई तरह के होते हैं, आगे बताते हैं हम, क्रिक, गल्फ, बे, बाइट सब होते हैं आगे।
लेकिन अभी सागर समझिए, सागर क्या है भैया, महासागर की एक भुजा है जो महाद्वीप की ओर विस्तारित दिखती है। जैसे ही हिंद महासागर की एक भुजा अरब सागर, अरब सागर, तो जो है कि ये आपका सागर, ठीक। सागर भी अब कुछ आप याद कर लीजिए, नॉर्मल 2-4 का समझे शर्मा जी। सागर क्या है, महासागर की एक भुजा जो महाद्वीप की ओर विस्तारित दिखती है। जिसे द्वीप सब याद करने आसान नहीं थे, 4 हमने देख लिया, वैसे ही सागर भी हम देख लेंगे 3-4। एक 3 याद रखिए आप, ज़्यादा नहीं। एक चीन सागर, चीन के इधर वाला, ऊपर नीचे। अब इसमें जगह नहीं था बोर्ड में, इसलिए नक्शा एशिया का ऐसे बना दिए, पर ऐसे है नहीं, यहाँ पर सीधे ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर जाएगा, लेकिन जगह नहीं था बोर्ड पे। तो चीन के इधर पूरब में और नीचे दक्षिण में जो है कि चीन सागर, पहला चीन सागर नोट करिएगा, बहुत बड़ा है भैया। चीन सागर के बाद दूसरा नंबर पर शर्मा जी आप याद रखिएगा कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर बोल रहे हैं, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर याद रखिएगा। कैरेबियन भी इसको लोग बोल देते हैं, कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर के बाद तीसरा जो है आपका भूमध्य सागर, ये बीच वाला भूमध्य सागर। ये 3 प्रमुख सागर हो गए, कैरेबियन, उधर चीन और इधर कहाँ भूमध्य सागर, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, ये आपका काला सागर है, ब्लैक सी है। ये आपका लाल सागर है, लाल सागर जो है कि इसको हम ऐसे बना दिए हैं, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक। और ये आपका कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, हालांकि सागर नहीं है, झील है, विश्व का सबसे बड़ा झील है। इतना बड़ा है कि सागर की तरह दिखता है, तो लोगों ने इसे मान लिया सागर, पर सागर है नहीं, लोग कहते हैं सागर। कैस्पियन सी विश्व का सबसे बड़ा झील। ये सब सागर हैं। अब आगे बढ़े हम, देखिएगा, जैसे महाद्वीप जो चारों ओर से जल से घिरे होते थे उनको महाद्वीप बोलते थे, उसी तरह जो तीन ओर से जो 3 ओर से जल से घिरे हों उनको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे भारत, यहाँ भी जल है, अरब सागर, नीचे भी हिंद महासागर, इधर भी बंगाल की खाड़ी, थोड़ा और ऐसे बेंड होगा। अब हम बोर्ड में जगह की कमी की वजह से ऐसे दिखाए हैं। ये बंगाल की खाड़ी है, तो तीनों ओर से जो है कि जल से घिरा हुआ है, और बड़ा हिस्सा जो 3 ओर से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला जिसको बोलते हैं। तो प्रायद्वीप लिख लीजिएगा, बड़ा भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप, पेनिनसुला जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। छोटा हिस्सा, छोटा भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको अंतरीप बोलते हैं, केप, अंतरीप। जिसे महाद्वीप द्वीप था, जैसे महासागर सागर था, वही से प्रायद्वीप और अंतरीप है। जैसे यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, ये दिखता नहीं है, विश्व मानचित्र में दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है ना, तो दिखता नहीं है। तो ये आप प्रायद्वीप और अंतरीप समझ लिए। अब आगे थोड़ा और देख लीजिए बंधुओं, जो है कि जैसे मान लीजिए हम आपको वहाँ जैसे समझाएं, ये भूमि है और सागर की लहरें हैं, इसके अंदर प्रवेश करना चाहती हैं। तो प्रवेश करना चाहेंगे तो शुरू में जो है कि थोड़ी सी सफलता इन्हें मिलेगी, हल्की सी। तो ये हल्की सी जो सफलता मिली, जो अंदर घुसे, इसको हम बोलते हैं क्रिक। क्या बोलते हैं? क्रिक। अब ये सफलता जो है कि और जब बड़ी हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे गल्फ, खाड़ी। जैसे यहाँ पर पर्शियन गल्फ है,
यहीं पर एक युद्ध हुआ जिसे हम खाड़ी युद्ध, गल्फ वार के नाम से जानते हैं, खाड़ी देशों के बीच। अब खाड़ी, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी के पास ये देश थे, इन्हें इसलिए इन्हें गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, गल्फ के आसपास के देश थे। उसमें प्रमुख ईरान और इराक, इनके बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ था, गल्फ वार, विश्व इतिहास में पढ़ते हैं। तो कई गल्फ, ये थोड़ी सफलता ये थोड़ी और बड़ी हो जाए तो बेय बन जाता है। बेय ये बंगाल की खाड़ी आपको जो दिख रही है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व का सबसे बड़ा बेय, विश्व का सबसे बड़ा बेय। दोनों को हिंदी में खाड़ी ये बोलते हैं, बेय को भी गल्फ को भी। ये सफलता थोड़ी और बड़ी का मतलब ये नहीं कि खूब बड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा भी हिस्सा हो, ये ऐसे चौड़ी सफलता जब मिल जाए ना, मतलब ये चंद्राकार में विभाजित कर दे ना भूखंड को, तो वो बन जाता है बाइट। इसको भी खाड़ी ही बोलते हैं। एक इसके लिए शब्द और प्रयोग किया जाता है, खलीज। खाड़ी भी प्रयोग होता है और खलीज भी। तो ये बाइट है, ठीक। इतनी सारी चीजें हो गई। अब आगे हम समझ लें जल संधि और स्थल संधि को। जल संधि और स्थल संधि को नाम से पता चल रहा है, जल संधि, जल संधि को अंग्रेजी में बोला जाता है स्ट्रेट। नाम से पता चल रहा है कि जल की संधि हो रही है। संधि माने मिलन। आप हिंदी में पढ़ते हैं ना संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, हल संधि। हल संधि को ही व्यंजन संधि बोला जाता है, स्वर संधि। तो संधि माने जोड़, वहाँ पर जोड़ होता है, दो वर्णों का मेल होता है। यहाँ पर भी दो जल समूहों का मेल होगा तो वो जल संधि कहलाएगा। जैसे इसको अंग्रेजी में स्ट्रेट हो गया। हाँ, तो अब इसकी परिभाषा जल संधि की आप लिख लीजिए। संकरा जलीय क्षेत्र, संकरा जलीय क्षेत्र, संकरा माने, संकर माने टूटा फूटा, बहुत जर्जर अवस्था में। जैसे कहीं आप जाते हैं, कहीं रास्ते में पुल पड़ता है तो उस पर लिखा होता है आगे बोर्ड कि ये पुल संकर है, कृपया ध्यान से चलें। तो संकर यानी जर्जर है, थोड़ा कमजोर है। तो संकरा जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को जोड़ता हो या दो भूखंडों को विभाजित करता हो, इसका मतलब जैसे हमने आपको बताया उदाहरण पहले ही, बेरिंग की जल संधि। ये बेरिंग की जल संधि जो है, बेरिंग की जल संधि ये दो जलाशयों को जोड़ रही है। किन किन जलाशयों को जोड़ रही है? नीचे वाला आपका प्रशांत महासागर, ऊपर वाला बताए थे आर्कटुस से क्या नाम पड़ा, मिटा दिए हैं क्या? चलिए सुन लीजिए, आर्कटिक, ऊपर वाला आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जल संधि जोड़ रही है। बहुत संकरा है ना, बहुत पतला सा रास्ता है ना, ज़्यादा नहीं, बहुत पतला सा रास्ता है। इसमें कहीं कहीं आपको छोटे छोटे से भूभाग भी दिखेंगे और बीच में से जल निकला हुआ है, इसलिए संकरा है। तो जो है कि ये संकरा जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को जोड़ रहा है, दो जलाशयों को जोड़ रहा है और दो भूखंडों को विभाजित भी कर रहा है। किन किन को विभाजित कर रहा है? तो हम आपको पहले ही बता दिए, एशिया और ये उत्तरी अमेरिका, इनको विभाजित कर रहा है। कि कौन सा उदाहरण है हम दिए? बेरिंग की जल संधि, याद रखिएगा, बेरिंग की जल संधि। ठीक। अब स्थल संधि देखिए, स्थल संधि। स्थल संधि को अंग्रेजी में बोला जाता है इस्थमस, इस्थमस। यहां पर ये बहुत संकरा है, बहुत जर्जर है, कहीं एकदम पतला पतला भूखंड आपको दिखेगा एकदम, जो कभी भी टूट, ऐसे उसको हम देखें नक्शे में तो लगेगा एकदम कभी भी ये चीर कर सागर बाहर निकल सकता है। लेकिन ये जब तक पतला भाग है, इन दो सागरों को अलग किए हुए है ना, इधर अटलांटिक को और इधर प्रशांत महासागर को, जब तक ये है, भले संकरा है, बहुत पतला रास्ता है, लेकिन जब तक ये स्थल है
तब तक इन दोनों महासागरों को अलग किए हुए है। तो ये क्या है? स्थल संधि है। इसलिए प्रधानता नहीं कि दो जलाशयों को अलग किया है, इसलिए स्थल संधि हम बोल रहे हैं प्रधान रूप से, क्योंकि दो स्थल को ये मिलाता है, दो स्थल को मिलाता है। किन किन को मिलाता है भैया? दो भूखंडों को जोड़ता है। किन किन को जोड़ रहा है? एक भैया उत्तरी अमेरिका दिख रहा है सीधे, और ये दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने का यह कार्य कर रहा है, इसलिए इसका नाम स्थल संधि है, पनामा की स्थल संधि। कभी भी तोड़ के लोग प्रसिद्ध नहीं हुए, जोड़ के प्रसिद्ध हुए। जोड़ना श्रेयस्कर है, तोड़ना नहीं। तोड़ने को कभी तोड़ सकते हैं, वो बात अलग है कि जोड़ रहा है तो किसी को तोड़ भी रहा है, ये दोनों महासागरों को मिलने नहीं दे रहा है। लेकिन प्रसिद्ध है जोड़ने के लिए, तभी स्थल संधि कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जल विभाजक, जलाशय विभाजक भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा शब्द प्रयोग नहीं। जोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, जोड़ना अच्छा कार्य। तो स्थल संधि, पनामा की स्थल संधि उदाहरण में लिख लीजिएगा। जहां जोड़ेगा वहां तोड़ेगा भी। यहां भी जोड़ रहा है दो जलाशयों को, तो भूखंडों को तोड़ रहा है, अलग कर रहा है। यहां भी अगर दो स्थल को जोड़ रहा है तो जलाशयों को अलग कर रहा है। तो स्थल संधि, पनामा की स्थल संधि। ठीक। अंग्रेजी में इस्थमस बोला जाता है स्थल संधि को। अब आगे देखिएगा, सारी चीज़ें तो लगभग हम आपको बता दी हैं, बेसिक जो आपको जानने की ज़रूरत थी। अब कुछ शायद वैसा बचा नहीं है। हाँ, अब देखिए ये जल संधि स्थल संधि आपको हमने बताया। इस पर 2022 में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे तो बहुत सारी परीक्षाएं कराता है। उन परीक्षाओं में एक सबसे शुमार है सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू लोग टॉप रैंकर्स जो हैं वो आईएएस बनते हैं, और भी कई सारी सर्विसेज में जाते हैं, 32-33 सर्विसेज हैं। तो उस आईएएस की मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स पार करके जो जाते हैं, उसमें 2022 में ये प्रश्न आया कि जल संधि और स्थल संधि का महत्व बताएं। जल संधि और स्थल संधि का महत्व बताएं। आप क्या महत्व बताते हैं? एक आपको इशारा कर रहे हैं हम, पनामा की स्थल संधि का महत्व देखिएगा। यह उत्तरी अमेरिका जो है, इसमें 3 प्रमुख देश ऐसे ऊपर ऊपर देखने को मिलते हैं कि ऊपर कनाडा, नीचे यहाँ पर यूएसए, और यहाँ पर मैक्सिको। यूएसए में यहाँ पर है आपका न्यूयॉर्क, और यहाँ पर है आपका, ये थोड़ा और ऊपर होगा, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर है आपका लॉस एंजल्स। अब अगर किसी को न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स जाना हो समुद्री मार्ग से, तो जाना पड़ता था पहले पूरा, जो है कि जब जहाज़ें जाया करती थी समुद्री रास्ते से, बड़ी बड़ी जहाज़ें, तो पूरा उन्हें जो है कि ये अटलांटिक महासागर पूरा, और इधर प्रशांत महासागर, तो पूरा उन्हें जो है कि ये पार करके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, इसको पूरा पार करके, और फिर जो है कि घूम के ऐसे आना पड़ता था, और फिर पहुंचते थे लॉस एंजल्स। ये रास्ता पड़ता था पूरे 35 दिन का, जहाज से 35 दिन लगते थे न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स जाने में। लेकिन लोगों ने देखा पनामा की स्थल संधि बहुत संकरी है, बहुत पतली है, थोड़ा सा भी फोर्स दिया जाए तो इसके बीच से हम रास्ता निकाल सकते हैं। तो रास्ता निकाल दिया पनामा शहर से, पनामा सिटी जो है यहाँ से निकाल दिया। एक नहर, खूब बड़ा नहर, वो नहर भी लगता है कि एकदम सागरे है, खूब बड़ा नहर निकाल दिया। जिसे आप जाएंगे ना कभी चिल्का, आप कभी गए होंगे उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी गए होंगे, तो वहीं पास में चिल्का झील है, लेक चिल्का, इतना बड़का है, लगता है एकदम सागर है। झील है, कहने को झील है लेकिन बहुत बड़ा है। जैसे कैस्पियन सी हम बताएंगे तो बहुत कैस्पियन से बहुत बड़ा है, लेकिन चिल्का लेक भी जो है कि बहुत बड़ा है हमारे भारत में। तो हम वहाँ पर गए, बीच में उसमें पर्वतों पड़ जाता है, पहाड़ भी बीच में देखने को मिल जाता है, लगता है कि टापू है कौन, बहुत बड़ा, उसका आखिरी छोर दिखता ही नहीं है। तो जगन्नाथपुरी हम जब गए थे तो वहाँ पर जो है कि वहाँ भी गए हम, चिल्का पास ही में था। तो बालू गांव रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ से उतर के जाते हैं लोग, बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है बालू गांव, पुरी से बालू गांव। खैर तो कहाँ पर थे हम,
तो नहर एक निकाला, वो भी सागर के जैसा दिखता था, पनामा कैनल, पनामा नहर। तो यहाँ से एक नहर निकाल दिया, पनामा नहर। अब सीधे भैया यहाँ से जहाज लेकर आओ, जहाज लेकर यहाँ से निकल जाओ और यहाँ आ जाओ। तो जो 35 दिन का रास्ता था वो रास्ता अब 13 दिन का हो गया बंधु, 13 दिन का। तो 35 दिन से 13 दिन पर आ गए, किसके वजह से? स्थल संधि की वजह से। अगर स्थल संधि संकरा, वही ना, संकरा भूभाग है, अगर संकरा ना होता तो हम नहर कभी नहीं निकाल पाते। इसका महत्व तो दिख गया। 35 दिन का रास्ता 13 दिन में, खर्चा कम लगा, टाइम आपका बचा और भी बहुत सारे लाभ। खैर आगे हम इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। खैर इधर हम बताए थे ना क्रीक, गल्फ, बे वाइट, आपको चीज़ हम भूल गए। अगर ये काट काट के पूरा सपाट कर दे तो उसको हम बोल देते हैं बीच, क्रीक, गल्फ, बे वाइट, बीच। बीच पर कब आप गए? समुद्री तट किनारा जगन्नाथपुरी में ही हम गए थे, जब 2 बार गए हैं। वहीं पर एक चंद्रभागा बीच है, लोग जाते हैं दर्शन करने से पहले चंद्रभागा समुद्र में स्नान करते हैं, नहाते हैं और फिर वहाँ से निकल कर नहा कर आते हैं, दोबारा नहाते हैं एक स्नानागार में, वहीं पर बना हुआ है, 10 रुपया देकर। कहाँ पूरा बालू से शरीर भरा होता है, पूरा पानी, समुद्र का पानी में पूरा बालू, ऐसे लहर आता है। आप 100 मीटर आगे भी रहिए, पूरा लहर आएगा, आपको पूरा अंदर खींच के ले जाएगा। वही अंदर खींच के ले जाएगा 50 मीटर, और फिर ले आकर जब लहर आएगा वही 50 मीटर आपको बाहर फेंक भी देगा। लेकिन कोई थोड़ा अस्त व्यस्त रहा तो फिर अंदर चला गया, पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसा वहाँ होता नहीं, बहुत लंबी लहरें उठती हैं। आप लोग ऐसे बस जाके लेट जाते हैं और खुद सागर नहला देती है, लहरें आती हैं और नहला के चली जाती हैं। तो नहाते तो पूरा शरीर में बालू भर जाता है, आधा घंटा 1 घंटा वहीं पर रहते हैं। फिर जाकर जो है कि स्नानागार वहीं बना हुआ है, वहाँ जाकर 10 रुपया देते हैं, अभी चार्ज कुछ और होगा कहीं, और फिर जाके उसमें बढ़िया से फ्रेश वाटर से नहाते हैं और तब जाके दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान जी, जगन्नाथ भगवान का। रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। खैर तो ये बीच, बाकी सारी चीज़ें हो गई, जल संधि, स्थल संधि हो गया, क्रीक, गल्फ, बे वाइट हो गया, आपको प्रायद्वीप अंतरीप बता दिए हैं, पेनिनसुला के जो है कि महाद्वीप द्वीप बता दिए हैं, महासागर सागर बता दिए, खाड़ी उड़ी सब बता दिए। अब जो है कि अधिक कुछ जानने को है नहीं। अगली कक्षा में हम उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल शुरू करेंगे। 3 लेक्चर केवल इसी पर होंगे, उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु भारतस्य संस्कृतिः, जय श्री राम।